गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको साउंड के बारे में पढ़ा दिए थे। अब ध्वनि की चाल को आपने किसने खोजा था? ध्वनि चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्वनि चाल को इफेक्ट कर डालती है? तो ध्वनि चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सर? ध्वनि चाल को देखिए बहू, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ध्वनि चाल को प्रभावित कर देते हैं सर, ये पता होना जरूरी है। इससे क्या मतलब, ध्वनि चाल तो होती कितनी है? 330 332 होती है। लाप्लाक्स ने खोजा था 332 मीटर प्रति सेकंड। ये किसने खोजा था भाई साहब? लाप्लाक्स ने इसे खोज दिया था। अब ध्वनि चाल को प्रभावित कौन कौन सा करेगा? सबसे पहला देखिए माध्यम। आपको पता ही है कि ध्वनि चाल में माध्यम का इफेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, क्योंकि ठोस की प्रत्यास्था ज़्यादा होती है। उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। उसके बाद किस में होती है? सॉरी, ठोस के बाद द्रव में होती है। द्रव के बाद किस में होती है? गैस में होती है। गैस में होती है, ठीक है। इसके बाद निर्वात में क्या होगी? निर्वात में शून्य हो जाती है। निर्वात में शून्य हो जाती है। तो ये इसका सीक्वेंस है। इसके अलावा जो इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिक, जैसे हम आपसे कह दें, देखिए ध्यान से देखिए मेरी ओर, अगर हम आपसे कह दें कि लोहा में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, या फिर आप बताइए लकड़ी में, लोहा में ज्यादा होगा या फिर पानी में, आप बताइए तो ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होगी? तो आप यहाँ देख के आराम से बता सकते हैं कि भाई सर ने बताया था कि ठोस में ज़्यादा होती है तो यह ठोस में ज़्यादा हो जाएगा, द्रव में कम होता है तो द्रव में कम होगा। यहाँ आप बता सकते हैं लोहा में ज़्यादा होगा, आयरन में ज़्यादा होगा। लेकिन आप फंसेंगे कब? जब दोनों एक जैसा दे दे। कह देगा लोहा में ज़्यादा होगा या एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा? लोहा में कह देगा या स्टील में ज़्यादा होगा। लोहा में होगा या स्टील में होगा? लोहा में होगा या स्टील में होगा? आप बताइए किस में ज्यादा होगा? अब लोहा में ज्यादा होगा कि स्टील में ज्यादा होगा? बताइए। स्टील में ज्यादा होगा। किस में होगा? स्टील में। अब बात कहाँ से आ गई? तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलास्टिसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है? ध्वनि की चाल पर क्या होता है? ध्वनि चाल से सीधा संबंध होता है। ध्वनि चाल, ध्वनि चाल, ध्वनि चाल और इलास्टिसिटी, इन दोनों का कैसा रिलेशन है भैया? सीधा रिलेशन है। यानी जितने ज्यादा इलास्टिसिटी जो होगी उतनी ज़्यादा प्रत्यास्था ज़्यादा होगी। अब आपको पता है कि स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है ज़्यादा होती है, इसमें ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। जबकि आपको पता है कि निर्वात की प्रत्यास्थता कितनी होती है? निर्वात की प्रत्यास्था क्या होती है? शून्य होती है। इसलिए निर्वात में ध्वनि की चाल भी शून्य होती है। इसका मतलब इलास्टिसिटी से भी इफेक्ट पड़ता है। तो माध्यम का तो इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ इलास्टिसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। इलास्टिसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। याद रहेगा ना? इतना समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, निर्वात की प्रत्यास्थता शून्य होती है। इलास्टिसिटी ऑफ वैक्यूम इज जीरो, इसलिए वहाँ ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसके अलावा आपको बता दें ह्यूमिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। क्या होता है? नमी। इसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता का कैसा प्रभाव पड़ता है? तो सीधा का सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर? ध्वनि की चाल पर। अगर नमी ज्यादा रहेगी तो ध्वनि की चाल ज्यादा हो जाएगी। इसको सिंपल समझिए आप, ये बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसको बताना ही नहीं चाहिए था हमको, इतना सिंपल है। अगर आप ध्यान से सोचे होंगे तो आप एक बात बताइए, पानी में ध्वनि की, वायु में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी या पानी में? आप बस इतना बता दीजिए, पानी में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी या वायु में? कि इन दोनों में किस में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी? इसमें ध्वनि की चाल होगी किस में ज्यादा, ये बताइए। इन दोनों में किस में ज्यादा होगी? हाँ भैया, वाटर में होगी। जेन्युइन है, पानी में होगी। क्या होती है? पानी में होती है। तो अब एक बात बताइए भैया, हवा अगर सूखा है, गर्मी के दिन की हवाएं हैं जो एकदम सूखी हुई हवा है, तो सूखी हुई हवा में केवल वायु रहता है, उसमें पानी या नमी नहीं रहता है।
उसमें पानी या नमी नहीं रहता है। लेकिन जब ओस गिर जाता है या बारिश हो जाती है तो इस हवा में आकर क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। अब ये वायु से यानी अब ये गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसमें पानी की मात्रा आ जाती है। और आपको पहले से पता है कि गैस के तुलना में, जो सूखी गैस है उसकी तुलना में ये जो द्रव यानी लिक्विड है, इसकी आर्द्रता ज्यादा, इसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। इस वजह से आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ये सीधा संबंध का मतलब यही होता है। और आर्द्रता के घटने से ध्वनि की चाल घट जाएगी। दोनों में रिलेशन समझ में आ गया। लेकिन ये चीज, ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये चीजों को आप इससे कंपैरिजन करके देख सकते थे कि अगर गैस सूखी हुई गर्मी के दिन की हवा है तो वो गैस है, लेकिन अगर वही उसमें नमी, बादल या फिर कोहरा, बारिश जो भी हो जाता है तो उस गैस में द्रव आ जाता है और द्रव में चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्रव में चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ जाएगा कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? द्रव में गैस की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम लोहे की पटरी पे भी मार के बता दिए थे। इसके बाद आता है एक दबाव, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का। दाब यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो भैया दाब का ध्वनि की चाल पर नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल पर। ध्वनि चाल पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ भी करिए, ध्वनि की चाल का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब ये चीज माध्यम, ये और ये दोनों एक ही चीज थी। ह्यूमिडिटी, देखिए अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं। ये तीनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही हैं। कैसे रिलेट कर रही हैं कि भैया ठोस की प्रत्यास्थता ज्यादा होती है तो वो भी हो गया, द्रव में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा हो गया। दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दो ऐसे चीज है जिनका इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको न्यूमेरिकल से निकालना पड़ेगा। किस में निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल से। एक आता है अणुभार यानी मोलिकुलर वेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन गैस में कितनी चाल होगी और ऑक्सीजन गैस में कितनी चाल होगी। दूसरा होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का प्रभाव और अणुभार का प्रभाव न्यूमेरिकल से हो जाता है। और ये सारी चीजें थ्योरेटिकल होती हैं। ये चीजें क्या है, थ्योरेटिकल। तो ये थ्योरेटिकल में आपको दिक्कत नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन पूछता है दबाव बढ़ाने पर क्या होता है, तो आप आंसर चुपचाप मारिएगा कि दाब कितना भी बढ़ा दे, कुछ भी कर दे, ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़े। किसी को तो कोई दिक्कत है? टेम्परेचर का बता देते हैं, ताप का इफेक्ट बता देते हैं ध्वनि चाल में। देखिए ध्यान से, अगर आप तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ताप बढ़ाने से, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां याद रखेंगे ये तो विदाउट न्यूमेरिकल हो गया। कितना बढ़ता है, तो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ध्वनि चाल में कितने का इंक्रीजमेंट होता है, 0.6 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाती है। मतलब जो पहले चाल था उसकी तुलना में इसमें जो वृद्धि हो जाती है वो 0. कितनी की होती है, 6 की। हालांकि एक्यूरेट देखेंगे तो 0.62 मीटर पर सेकेंड होती है एक्यूरेट वृद्धि, 0.62 मीटर होती है एक्यूरेट वृद्धि। लेकिन आप ऐसे भी याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 ही याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे, 0.6। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिए। इसमें दो तरह से न्यूमेरिकल पूछता है। पहला एक न्यूमेरिकल यहीं से पूछ देगा। यहां से कैसे पूछेगा, कहेगा, सुनिए ध्यान से, कहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल 330 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ध्वनि की चाल में क्या कर दिया जाए, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस इतना है, ध्वनि की चाल में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। यदि 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए यानी 32 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री कर दिया जाए या 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो कितना हो जाएगा। तो भाई साहब देखिए, इस पे तो ये हाई है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे 330 है, इसमें कोई दिमागी नहीं लगाना है। कितना डिग्री बढ़ा है, 5 डिग्री बढ़ा है। कितना डिग्री बढ़ा है, 5 डिग्री। आपको पता है कि जब 1 डिग्री बढ़ता है तो 0.6 मान के चलिए 0.6 बढ़ता है, तो 5 बढ़ेगा तो 0.6 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो 330 में क्या जोड़ दीजिएगा, 3 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 333। कितना हो जाएगा, 333। नहीं बढ़ा,
हाँ वही वही एक्यूरेट निकालेंगे लोग तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे एक्यूरेट। तो एक यहाँ से आपका बन सकता है, ये क्या हो सकता है, यहाँ से आपका आराम से बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। दूसरा क्या चीज हो सकता है, आपको बड़े बड़े टेम्परेचर में अंतर देगा, ये ज्यादा पे अंतर ये काम नहीं करता है। अब ध्वनि जाल में और टेम्परेचर में सीधा संबंध होता है, लेकिन ये संबंध रूट में होता है, ये संबंध रूट में होता है। तो ध्वनि की चाल V1 बटा V2 यानी किसी अन्य टेम्परेचर पे जो चाल है दूसरे टेम्परेचर पे चाल बराबर होता है √T1 बटा T2, √T1 बटा T2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ध्वनि की चाल और तापमान में संबंध V1 बटा V2 बराबर √T1 बटा T2, 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 T1 बटा T2। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान बस रखिएगा, न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ये भी जो है ना, भी ये चाल है, क्या है, चाल है। और टेम्परेचर जो है ना, ये T ताप है, लेकिन याद रखिएगा ये तापमान केल्विन में है। किस में है, केल्विन में है। यहीं आपसे गलती हो जाएगी, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है आपको। जब भी कभी भी आप साउंड सॉल्व करिएगा चैप्टर, तो टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में टेम्परेचर को रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, आप समझिए ध्यान से। एक क्वेश्चन था, हम प्रीवियस क्वेश्चन बोल देते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, यह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें टेम्परेचर वाले में दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, हम अपने मन से एक सवाल बोलेंगे तो हो सकता है कि वो दशमलव में आ जाए या पूरी अच्छी तरह से ना कटे, इसलिए थोड़ा सा आप समझेंगे, क्योंकि अपने मन से मुंह जबानी बोल देने से वो कटता नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब वैल्यू देगा ना बहुत सटीक कटता है। देखिए ध्यान से, कहेगा कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, ध्वनि चाल 330 मीटर पर सेकंड है, 330। तो 127 डिग्री सेल्सियस पर चाल ज्ञात कीजिए। सोचा पूरा खौल गया है, यहाँ तक मर जाएगा आदमी सोचा इसमें। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर है, तो 127 डिग्री पर ध्वनि की चाल कितनी होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा, V1 बटा V2 बटा T1 बटा T2। V1 पहली चाल कितनी दी है, 330 मीटर। दूसरी चाल पूछ रहे हैं, V2 पता ही नहीं है। पहला टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री। अब बनाइए, यहाँ एक ही लड़का गलती करता है, और वो गलती ये कर देता है कि वो टेम्परेचर को केल्विन में ना लेके सेल्सियस में सॉल्व करने लगता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आता है ध्वनि चैप्टर में। अरे भाई 390 कहाँ से धक्का-धक निकाल दिया सभी कैसे। प्रेम कुमार पूछ रहे हैं कि सर टेम्परेचर पे कैसे प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा अभी समझा देंगे। यार ये लड़का वैज्ञानिक बनेगा लग रहा है। चलिए हम समझा देंगे, पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते फिर समझा देंगे आपको। आपका क्वेश्चन पूछना अधिकार है, नो डाउट, आपका क्वेश्चन अच्छा है, हम मानते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके अभी आपका समझा देते हैं कि ध्वनि की चाल बढ़ने से तेज क्यों हो जाता है, मेरा टेम्परेचर बढ़ने से तेज। भैया आंसर तो आप लोग का एक जैसे आ ही नहीं रहा है, किसी का 440 आ रहा है, किसी का कुछ, किसी का निकाल कर दिखाइए, आप समझ में नहीं आ रहा है भैया। V1 बटा V2, V1 बटा V2 बराबर √T1 बटा T2। पहली चाल कितनी दी थी, 330। दूसरी चाल पता ही नहीं था, V1 V2 पता है। T1 कितना टेम्परेचर है भैया, T1 है 227 डिग्री। इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे। क्यों 273 जोड़े भैया, केल्विन में बदलने के लिए, शौक थोड़ी लगा था हमको जोड़ने के लिए। बता दूसरा टेम्परेचर पहले 27 था, बाद में हो गया 127, इसमें भी 273 जोड़िए। अब क्या करना है यार, अभी तो फिजिक्स से हट के मैथ बन गया, फिजिक्स से हट के मैथ बन गया। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। ये हो गया 300, ये हो गया 400, जीरो से जीरो कट जाएगा, √3 बटा 2, √3/2, √3/2, इसमें इधर गुणा कर दीजिए, हो गया। नहीं निकल जाएगा, कितना आया है, रूट में आएगा, अप्रॉक्स 380 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में भी आप ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अब गुणा भाग आप नहीं करेंगे, अब हमसे कराएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना।
देखिए ये कितना हो गया, 300 हो गया। अब हमसे गुणा भाग आप करवाना चाह रहे हैं, ये कितना हो गया, 300 एक 400 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर बचा √3 और नीचे बच गया ये √2 को, √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। आप इधर से सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई। हाँ 600, ठीक 660 √3 लिख दीजिए, खड़ा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हो गया 660 √3। जितना निकाले हैं, आगे बढ़े। आप इस फॉर्मूला को, यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैथ की तरह तो है। दूसरा एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक क्वेश्चन बोलते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ यार निकालना, अब मैथ का कैलकुलेशन गलत करेंगे तो। अब इसमें क्या है कि आपको T1 और T2 न देगा और अजीब टाइप का क्वेश्चन कहेगा, कहेगा किस तापमान पर, मतलब किस तापमान पर। अब ये आपको T2 पूछ रहा है, मतलब किस तापमान पर ध्वनि चाल, ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। किस तापमान पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल का 2 गुना होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332, 330 मान लीजिएगा। इसको कितना मान लेंगे, 330। और दुगुना बोल रहा है, दुगुना बोल जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, T2 निकालना है। यहाँ कितने लोग निकाल सकते हैं इसको, कितने लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ एक बार पहले देख लीजिए, ये जो आंसर आया है हमारा, यहाँ देखिए जो पिछला क्वेश्चन था ये आंसर किस में आया था, केल्विन में था। अगर ऑप्शन में केल्विन में रहेगा तो केल्विन में मारेंगे, नहीं तो 273 घटा देंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। बहुत से लड़कों का अभी तक आंसर आ रहा है कि सर मेरा उतना नहीं आ रहा है, मेरा 280 के आसपास आ रहा है। तो भाई साहब देखो, इसमें जब आप इसका गुणा करेंगे तो 360 कितना बन जाएगा, 660 √3 हो जाएगा। इसको √3 में गुणा करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें से 200, ये आंसर आएगा केल्विन में, फिर 273 घटाएंगे तो सेल्सियस में। तो ये केल्विन में भी सही है, सेल्सियस में भी सही है। उसी तरह जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो केल्विन में आएगा। अब आप केल्विन में आंसर लाएगा तो फिर उसे सेल्सियस में बदलिएगा। इतना कितना आंसर आ रहा है इसका, सुजीत कुमार सिंह 819, वेरी गुड। आंसर आएगा इसका 819, जिसका 819 आ गया सही है, जिसका 819 आ गया वो सही है। लो देख के सब 819 लिख दिया सब, ये बेवकूफ कहीं का। हम बोले कि आंसर 819 आएगा, सब लिख दिया सब। देखो सॉल्व करिए, देखिए कैसे। आपको क्या दे रखा है, कह रहा है किस तापमान पर ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की 2 गुनी होगी। यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये T1 हमारा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम इसे केल्विन में करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, तो ये काम खत्म। और V1 जो है, पहली जो वैल्यू है वो ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है, जो लाप्लास ने निकाला था 32। कह रहा है किस तापमान पर, तो हमको पता ही नहीं है किस तापमान पर, T2 नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि ध्वनि की चाल के 2 गुनी हो जाएगी। यानी V2 कितना बता रहा है, इस चाल का, कहाँ गया, इस चाल का 2 गुना यानी 660 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल का, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 होती है। कह रहा है कितना टेम्परेचर करे कि 2 गुना हो जाए, तो 2 गुना का मतलब कितना हो जाए, 2 गुना का मतलब हो जाए 660। चलिए आपको पता है फॉर्मूला, V1 बटा V2 बराबर √T1 बटा T2, T1 बटा T2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, पहले था 330, अब V2 की वैल्यू कितनी है, 660, यानी 2 गुना करना है, बराबर √T1 कितना है 273, और हमको T2 पता करना है, लेकिन ये T2 पता ही नहीं है तो T2 लिख देंगे। ये T2 आएगा कितना में, केल्विन में आएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट के 1/2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1/2 बराबर √273 बटा T2।
आप दोनों ओर स्क्वायर कर सकते हैं। जब आप इसका दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 बराबर 273/T2, 273/T2। तो अब तिरछा गुणा कर लीजिए, T2 बराबर कितना आ जाएगा, 4×3 12, 7 चौको 28, 2 30, 4 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 3 11। ये केल्विन में है भैया। 1102 क्या चीज है, केल्विन में है। 1102 क्या है, केल्विन में है। नहीं आया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, -273 करिए तो ये किस में बदल जाएगा, सेल्सियस में। -273 से अगर इसमें -273 घटा देंगे तो किस में बदलेगा, सेल्सियस में बदलेगा। किस में बदलेगा भैया, सेल्सियस में बदलेगा। ओहो, यहाँ 92 होगा। चलिए कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ लिख दिए, 92 होगा। चलिए 92 लिख दिए, 273 घटाइए कितना आएगा। चलिए इसका मतलब आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान रखते हैं, आप लोग कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा सावधानी से, लापरवाही नहीं कीजिएगा वरना गलती हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही लड़का गलती करता है। गलती ये करता है कि वो पहले तो वो टेम्परेचर को केल्विन में बदलता ही नहीं है, पहले ही गलती कर दिया। दूसरी गलती वो लास्ट में करता है कि वो आंसर खोजता है, ये कहता है उसे लगेगा 1192 आंसर आ जाएगा। और एग्जामिनर को भी पता है कि आप ये गलती कीजिएगा, इसलिए वो ऑप्शन 1 पे यही रख देता है 1192 केल्विन सेल्सियस। आपका आंसर आया केल्विन, एग्जाम का प्रेशर, जल्दबाजी मार के चले आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार आपको केल्विन में बदलना है, फिर केल्विन में जब बदल जाए तो वापस इसे सेल्सियस में ले आना है, वापस इसे सेल्सियस में ले आना है। 800 कितना आया, 19। अरे भैया बोथ रहा तब, ऐसे थोड़ी देगा कि आप अपने मम्मी के लड़का हैं कि पापा के लड़का है, ऐसे देगा क्या। कह रहा है कि सर अगर 1192 केल्विन भी रहा और 273 819 सेल्सियस भी रहा तो दोनों मार दीजिएगा। अजीब क्वेश्चन पूछते, मतलब वो क्वेश्चन पूछने बैठा है, पागल थोड़ी है वहां पे दिमाग लगाता है सर। तो एक ये हो गया। अब दूसरा पूछता है अणुभार का क्या संबंध पड़ता है। अणुभार मतलब होता है गैसों का जो अणुभार होता है, आप निकाले हैं अणुभार, अणुभार केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। अणुभार का क्या इफेक्ट पड़ता है। अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, इसका सीधा संबंध नहीं है बल्कि उल्टा संबंध है ध्वनि की चाल से, वो भी अंडर रूट है ध्वनि चाल। मतलब भारी गैस में ध्वनि की चाल क्या होगी, नहीं हो पाएगी, ज्यादा नहीं हो पाएगी। जैसे हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से आएगा, कहेगा कि ध्वनि की चाल किस में ज्यादा होगी, ऑक्सीजन में ज्यादा होगी या नाइट्रोजन में ज्यादा होगी, किस में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। तो आप यहां देख रहा है कि उल्टा संबंध है, जो भारी होगा उसमें ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो पहले तो आप बिना सोचे समझे इसी में बताइए ध्वनि की चाल किस में ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी, ऑक्सीजन में ज्यादा होगी या नाइट्रोजन में ज्यादा होगी। ध्वनि की चाल ऑक्सीजन में ज्यादा होगी या नाइट्रोजन में ज्यादा होगी। अरे ओ कौन लिखता है गधा, ऑक्सीजन का ओ होता है कि O2 होता है, आधा ओ लिखता है आधा एन लिखता है। हे भगवान 21 घाट लगेगा सब। देखो भैया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है फॉर्मूला होता है O2, इसका होता है N2। केवल ऑक्सीजन का अकेले भार होता है 16, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। नाइट्रोजन का अकेले होता है भार 14, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28। रे भैया किसका भार ज्यादा है, इसका भार ज्यादा है, भार क्या है ज्यादा है, तो इसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो कम होगी, और इसका भार क्या है कम है, तो इसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रिलेशन उल्टा आता है, यहाँ रिलेशन उल्टा आता है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें ध्वनि की चाल ज्यादा होगी, तो भैया चाल ज्यादा तो नाइट्रोजन में ना होगी यार, अणुभार ना उसका ज्यादा होगा। हम चाल पूछ रहे हैं, हम क्या करेंगे अणुभार निकाल के, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जो आपको अणुभार पूछेंगे, नाइट्रोजन में ज्यादा होगा। वेरी गुड, तो आप तो पहली बात यही निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए ध्वनि की चाल इन तीनों में सबसे कम ध्वनि की चाल किसकी हो, किसमें होगी। एक नंबर हम दे देते हैं आपको हाइड्रोजन, नहीं क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है,
सबसे तेज किस में ध्वनि जाएगा इन तीनों में? क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, सबसे तेज किस में जाएगा? सबसे तेज किस में जाएगा? निकाल के देखिए। सबसे तेज ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होगी? चलिए निकाल के देखिए। इसका क्लोरीन जो होता है इसका क्या होता है? Cl2। अकेले क्लोरीन का 35 होता है, तो 35 दूनी 70, इसका लगभग 70 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? He। हीलियम का He होता है, भार कितना होता है? 4। हाइड्रोजन का क्या होता है? H2 होता है, एक का होता है 1, 2 का गुणा कर 2। भैया सबसे तेज ध्वनि की चाल किस में जाएगी? हाइड्रोजन गैस में जाएगी। किस में जाएगी? हाइड्रोजन गैस में जाएगी। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ये समझ गए कि अगर नॉर्मल कंपैरिजन करके दिया हो तो ये देखेंगे सबसे हल्की कौन गैस है। हल्का रहेगा तो उसको चीरते हुए आराम से निकल जाएगा, और भारी रहेगा तो नहीं जा पाएगा। तो एक चीज ये समझ गए। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही दे। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के ये देता है, कह देगा कि हाइड्रोजन में चाल दे देगा कि इतना है, तो बताइए ऑक्सीजन में कितना होगा, इस टाइप का दे देगा। ऐसे तो बच्चा वाला देगा तो आप बना देंगे, इस टाइप का देगा तो आप बना लेंगे। अब हम समझते हैं लोग कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया तब क्या करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा देगा तो इसके लिए क्वेश्चन का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया क्वेश्चन, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ठीक चाल का उल्टा। मतलब जो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन दिया गया था उस रिलेशन का ये ठीक और ठीक कैसा होता है? उल्टा होता है। टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन था उसका ठीक और ठीक कैसा होता है भैया? उल्टा होता है। तो V1 बटा V2 बराबर होता है अंडर रूट मॉलिकुलर वेट बटा V2 M2 बटा M1। देखिए वहाँ क्या था, वहाँ V1 बटा V2 जो था वो T1 बटा T2 के साथ था, लेकिन यहाँ मॉलिकुलर वेट सीधा नहीं है, ये मॉलिकुलर वेट उल्टा है, क्योंकि दोनों में रिलेशन उल्टा है। तो यहाँ 1 ऊपर है तो यहाँ 1 नीचे, तभी ना उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2 नीचे तो यहाँ 2 ऊपर, तो ये मॉलिकुलर वेट के साथ रिलेशन होता है, ये दोनों उल्टा होता है। मॉलिकुलर वेट के साथ रिलेशन कैसे होता है? इसका उल्टा होगा। कैसा रिलेशन होगा भैया? उल्टा होगा। V1 बटा V2 बराबर M2 बटा M1, V1 बटा V2 बराबर M2 बटा M1। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम कह देंगे, सुनिए ध्यान से, हम कह देते हैं एक गैस जिसका अणुभार, एक गैस A1 है जिसमें अणुभार कुछ और होगा, एक गैस B1 होगा जिसमें कुछ और होगा अणुभार। तो उस टाइप का गैस देख के आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, नो सर, सीधा बोलता है नो सर। वेरी गुड है भाई, दिक्कत नहीं है तो फिर टेंशन क्या है जब दिक्कत नहीं है तो। अब हम लोग आर्द्रता का एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे और उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए हाइड्रोजन गैस में दे देगा, क्वेश्चन देगा यदि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1200 मीटर पर सेकंड है, भैया बहुत ज्यादा हो गया। तो ऑक्सीजन में बताइए। सिंपल सा है भैया, पहला चाल दे दिया है 1200, और पहले का आपको ये नहीं बोला है, पहला बोल दिया हाइड्रोजन, तो M1 से आप हाइड्रोजन का अणुभार निकालेंगे। अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन में चाल कितना होगा, पता ही नहीं, तो आप ऑक्सीजन का अणुभार यहाँ रखेंगे, ये दोनों कट पुट के कुछ होगा, यहाँ से V2 की वैल्यू निकालनी होगी। बताइए कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए। प्रेम कुमार का क्वेश्चन है कि सर अभी आप वो बताएं नहीं कि टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि के चाल क्यों बढ़ जाता है। बता देते हैं भाई, न्यूमेरिकलवा खत्म होना चाहिए, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, जस्ट खत्म हो जाएगा हम बता देंगे। बाय द वे नहीं बताएं फिर टोक दीजिएगा आप। अच्छा लगता है जब आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं। तो कितना आंसर आ रहा है भैया? 300। 3000 कहां से आ गया रे घोंचू? 3000 आएगा क्या? अरे यार जब हाइड्रोजन में 1200 है तो ऑक्सीजन में तो घटेगा, तो 3000 आ रहा है इनका। V1 बटा V2 देखो, V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट M2 बटा M1, M2 बटा M1। V1 की वैल्यू कितनी है? पहले जो साउंड का स्पीड दिया है 1200 बटा V2 पूछ रहा है, नहीं पता है, V2 नहीं पता ही नहीं पूछ रहा है। चलिए
अब इसमें कह रहा है M2 बताइए, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड एलिमेंट क्या दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो लिखा जाता है O2। तो ऑक्सीजन का अकेले भार 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी अकेले खड़ा ही नहीं होगा। ऑक्सीजन अकेले जब भी खड़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल में खड़ा होगा 100 पीस के लिए। आई चचरा, हमसे मतलब नहीं, 100 पीस के लिए, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन अकेले तभी खड़ा होता है जब 100 पीस दिखाना है। काम करने के लिए वो दूगो आते हैं सब। तो एगो का भार 16 तो दूगो का 32। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन अकेले खड़ा होगा ही नहीं, H का भार होता है 1, तो यो ससुरा 2 को खड़ा होगा, तो ये 2 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, 4। अंडर रूट 16 का मतलब कितना, 4। अंडर रूट 1 का मतलब 1। 4 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 4 3 12, 300। तो देखिए तिरछा गुणा करिए, इधर कितना बच गया, 1। तो V2 बराबर कितना हो गया, 300 मीटर पर सेकेंड। किसको भी केल्विन में बदल देंगे लोग, 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। तो भैया ध्वनि चाल का न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल होता है। आप सोचिएंगे नहीं कितना सिंपल होगा, हम आपको बता दिए। एक टेम्परेचर से देगा और एक यहाँ देगा। यहाँ देगा तो आपको ध्वनि में तुलना करने को देगा। देखिएगा जितनी हल्की गैस होगी उसमें हचाक से निकल जाएगा, जितनी हल्की गैस होगी उसमें हचाक से निकल जाएगा। और खूब ज़्यादा अणुभार होगा वाला तो गैस रोक देगा उसको। दूसरा आपको इस तरह से दे देगा, इस गैस में चाल इतनी है तो दूसरी गैस में चाल कितनी होगी, तो आप अणुभार से निकाल लेंगे। इसके अलावा हम आपको टेम्परेचर पे बता ही दिए हैं। टेम्परेचर पे जब भी देगा तो 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, 3-4 मतलब 10 डिग्री के अंदर में बढ़ाया है तो ये वाला लगा दीजिएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ही बढ़ा दिया, ससुरा 27 डिग्री से लेके 127 घचा दिया, तो इसमें यहाँ गलती 2 ठोक कीजिएगा। एक पहले ही कर दीजिएगा कि टेम्परेचर को सेल्सियस में रख दीजिएगा। दूसरा गलती ये कीजिएगा कि अगर आपने गलती यहाँ बच गए कि टेम्परेचर को केल्विन में ले गए, तो फिर यहाँ करिएगा गलती कि क्या आंसर आएगा, केल्विन छोड़ दीजिएगा, फिर उसको सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब प्रेम कुमार जी का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना है भैया, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रेम कुमार जी का कहना है कि सर न्यूमेरिकल तो हो गया, अब बताइए कि टेम्परेचर बढ़ने पे ध्वनि की चाल क्यों बढ़ जाती है। देखिए ये कोई कमरा है, इस कमरे में हवा के कण है, इसमें हवा के कण है। आप जब यहां से बोलना चालू करेंगे तो हमारी जो ध्वनि की चाल है वो इस कण को पकड़ेगी, फिर किसी और को पकड़ेगी, फिर किसी और को पकड़ेगी, एक दूसरे किसी न किसी पार्टिकल को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ेगी, पकड़ पकड़ के आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, पकड़ पकड़ के आगे बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ध्वनि चाल बिना किसी को पकड़े आगे ही नहीं बढ़ सकती है। लेकिन इनका कहना है भाई साहब कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से ई ससुरा काहे बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ई काहे बढ़ जाता है। चलो भैया देखो ध्यान से समझो, कैसे समझिए। जैसे आप जैसे ही एक सीढ़ी है, देखिए ध्यान से, एक सीढ़ी देखें जो अपने से चलता है। एयरपोर्ट पर या मॉल में जो एक सीढ़ी होती है वो अपने से चलती है, अपने से चलती है ना। उस पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो धीरे 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 ले जाएगा। लेकिन किसी को जल्दी रहता है ना तो सीढ़ियाँ चलते रहता है और वो आदमियों चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब भी बढ़ाने लगते हैं ना तो ये जो गैस है, ये गैस भी गति करने लगती है। गैस के कण कहने लगता है, गति करने लगते हैं। और उसी गैस के कण पे बैठा है ध्वनि की चाल, वो भी गति करने लगता है। तो जब कभी भी अगर मान के चलिए ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन देखिए ट्रेन रुकी हुई है, ऐसे हम ट्रेन के छत के ऊपर चल रहे हैं तो मेरी चाल धीमी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेन भी चलने लगे और उसके ऊपर हम भी चलने लगे तो एगो सोचिए ट्रेन की चाल, एगो मेरी चाल, दोनों जुड़ जाएगा। तो वही होता है यहाँ पर, जब कभी भी गैस गर्म हो जाती है तो गैस के कण भी गति करने लगते हैं और उसके साथ साथ ध्वनि भी गति करने लगती है। क्या करिएगा जान के, ध्वनि का न्यूमेरिकल खत्म हो गया, ध्वनि की चाल खत्म हो। बहुत बड़ा चैप्टर है ध्वनि ससुरा। अब जानते हैं ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण के गुण, ध्वनि के क्या क्या गुण होते हैं, ध्वनि तरंगों के क्या क्या गुण होते हैं सब। तो इसमें 3 गुण देखा जाता है। एक को कहते हैं पिच, दूसरे को कहते हैं इंटेंसिटी, तीसरे को कहते हैं क्वालिटी। पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी दोनों को 3 गुण होते हैं। इन्हीं 3 से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, ध्वनि की इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, इसे कहते हैं ध्वनि की तीव्रता।